क्या सभी पार्टियों ने कि पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज का आरोप लगाते लगाते अपने ही मैनिफेस्टो में पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज करने लगे। क्योंकि देखिए, वो तो साफ तौर पर चिराग जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी छूट मिल जाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी का रेप्लिकेटा कोई करना नहीं चाहेगा। कहते थे वैगन आर में चलेंगे और पता चला कि बड़ा सा शीश महल बना लिए। ये लोग वो है कि 500 रुपए की डबल एक्सल शर्ट खरीद के 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं पब्लिसिटी के लिए। मैं राहुल महाजन जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनकी अनिरुद्ध जी, बात को हम आपके एक्सटेंड पास वापस लौटेंगे। जो एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। सीधे हम न्यूज रूम का रुख करेंगे, अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए किरण, सबसे बड़ी खबर जम्मू रीजन का जो रिजल्ट आया है, आंकड़े आए शुरुआती, उसमें आप देखिए जो 43 सीटें उसमें जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी को आप देखिए 27 से 31 सीट सी वोटर की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है सी वोटर के सर्वे में। अब आप देखिए 27 से 31 सीट जम्मू क्षेत्र में, आप इसमें देखिए 6 सीटों को यहां पर बढ़ाया गया था परिसीमन में, उसमें फायदा मिलता दिख रहा बीजेपी को। 27-31 जो है बीजेपी, एनसी को 12 से 15, पीडीपी को यहां पर 2 अन्य के खाते में, यानी जम्मू में यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जो आंकड़ा है ये हमने सबसे पहले अपने आपके सामने रखा, ये सी वोटर का आंकड़ा जिसमें जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, अनिरुद्ध का रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कहे, पहला यहाँ पर आंकड़ा आया और वो आया बीजेपी के पक्ष में। और मैं तो आपके यहाँ 6 बजे से बैठा, मैं यही कह रहा हूँ कि 8 तारीख का नतीजे आने दीजिए। देखिए बीजेपी कहां से कहां पहुंची। जितना ये लोग कीचड़ करेंगे उतना ही कमल खिलेगा। एग्जिट पोल तो पहले बात कर ले जी। नहीं, डेफिनेटली देखिए वहां पे क्या है, मैं अगर मुझे आप 10 सेकंड समय दें 1 मिनट का, तो पूरा मैं बता दूं जी। जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनके मन में ये होता है कि 1947 से 1965 के बीच में कांग्रेस की समर्थित ही वहां पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दो निशान, 2 विधान का चलता। 1965 के बाद में एक स्टेटहुड में उसमें आए, तो उसके बाद में उन्हीं की समर्थित सरकारें रही। अगर कोई व्यक्ति जाता, मैं इसका सामान्य व्यक्ति जाता वोट करने के लिए, तो वो देखता भैया कि आपने 75 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बना के दिए। 2017 के पहले वहां 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वहां पे 11 मेडिकल कॉलेज है। इन 4 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज खुल गए। जो वहां का टूरिज्म सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, लोगों को एक स्वरोजगार में देता रहता है। पता चलता है कि 16% पर ईयर के साथ ग्रोथ कर रहा है वहां पे। वहां का जब पर कैपिटा इनकम लोग देखते तो कहते हैं डबल। पहली बार के जब वहां पहले चुनाव होता तो क्या चर्चा होती थी, चुनाव का मतलब होता था बाइकआउट, चुनाव का मतलब होता था बुलेट, चुनाव का मतलब होता था कर्फ्यू। वहां पे मुद्दे क्या होते थे, अलगाववाद, ये सारे मुद्दे होते थे। आज के मुद्दे बिल्कुल नैरेटिव चेंज है। वहां के लोग रोजगार की बात करते हैं, डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट देखा। जब वो 4 लेन की सड़क देखते हैं तो उनको लगता है साहब यहाँ 4 लेन की सड़क बन सकती है। जब चुनाव पे सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का देखते हैं तो उनको मन में आशा होती भैया कि ये लोग बना सकते, इनको आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि जब आपने उनको दिखाया ही नहीं, जब आपने उनको वो चीजें जगाई ही नहीं, उनको दिखाया नहीं गया, तो उनके मन में जो भरा गया वो चीजें आती थी। आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे कार्निगो मिलॉन में और इनको कहते थे 500 रुपया लो पत्थर फेंको। तो जब उन चीजों को मुख्य धारा में लेके आया गया और उनको दिखाया गया कि हाईवे भी 4 लेन बन सकता है, अटल टनल भी बन सकता है, चिनाब नदी पे ओवर ब्रिज भी बन सकता है, इतने कम समय मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, एम्स बनाया जा सकता है, IIT बनाया जा सकता है। तब वहां के यूथ के अंदर ये आता है साहब बिल्कुल राहुल जी, डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी चाहिए। क्योंकि आप इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि जम्मू का नैरेटिव डिफरेंट है, कश्मीर घाटी में अलग मुद्दों पर वोटिंग हुई है। क्या आपको लगता है इसी चीज का आप अनुमान लगा रहे थे कि बढ़त जम्मू में भाजपा को ही मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर 2014 के चुनाव को देखें तो बीजेपी को 25 सीटें उस वक्त मिली थी। तो अगर इन जो एग्जिट पोल के नतीजों को सही माना जाए तो केवल जम्मू रीजन से ही उनको जो है 24-25 सीटें, 30 तक बोल रहे हैं आप लोग, तो 30 सीटें तक जो है वो मिल सकती हैं। तो ये एक बड़ा होगा। 23, अगर 43 में से 30 सीटें या 28 सीटें वो ले जाते हैं तो एक बड़ा चंक जो है वो बीजेपी के साथ होगा। और वैसे भी जम्मू का पूरा रीजन जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 370 हटाने का समर्थन हमेशा से उस रीजन ने किया है। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अगर पीडीपी और एनसी जो है, जो कि वैली बेस्ड ज़्यादा पार्टियां हैं, और वो 370 हटाने का हमेशा से विरोध करती रही हैं, और वैली में ये रेजोनेट भी करता है काफ़ी सारे लोगों के साथ कि 370 होना चाहिए। तो उनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है कई लोगों को उस चीज़ों में। तो आपको जहाँ पे जम्मू का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के फेवर में दिखाई देगा, वहाँ पे ही जब कश्मीर वैली में आप जाएंगे तो वहाँ पे एनसी और पीडीपी, ये जो हैं पार्टियाँ ज़्यादा आपको जो है ताकतवर दिखाई देंगी।
विजय त्रिवेदी जी, क्या आपको लगता है एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है वो कुछ करिश्मा कर दिखाएगा घाटी में, क्योंकि लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। एनसी के जो आंकड़े अभी आए हैं वो ये आ रहे हैं एग्जिट पोल में कि 11 से 15 सीटें जम्मू से मिल सकती है। कश्मीर घाटी में एनसी पीडीपी वैसे ही स्ट्रांग है। क्या जो ये नया अलायंस बना था कांग्रेस एनसी का वो कुछ करिश्मा कर पाएगा? और बिल्कुल इसके साथ विजय जी, जिस तरह से आप फ्रीबीज पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे चाहिए कि आप उसका भी जवाब दे दें। क्या कहना चाहते थे आप? नहीं, फ्री बीच पे तो मैं केवल इतनी सी निवेदन कर रहा था चिराग राठी साहब को कि वो हमेशा दिल्ली सरकार का क्यों उदाहरण देते, पंजाब सरकार का क्यों उदाहरण नहीं देते हैं फ्री बीच को लेकर, क्योंकि दिल्ली छोटी स्टेट है और वो सबसे बड़ी टैक्स पेयर स्टेट है। तो वहां ये एग्जाम्पल को आप गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। फ्री बीच का नुकसान पंजाब में उठाना पड़ रहा है। चिराग राठी साहब को पता होगा कि किस तरह से सरकार चल रही है। फाइनेंशियल जो रेस्ट्रिक्शंस है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है, उसको रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखिए, पंजाब में क्या हालत हो रही है वो उनको समझ में आ रही होगी, इसलिए वो पंजाब का जिक्र नहीं करते। पंजाब में भी तो भाई साहब की सरकार है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली छोटा स्टेट है और वहां टैक्स पेयर का पैसा ज्यादा आ रहा है, इसलिए उसको फ्री बीच के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। मुद्दा आप दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ सकती है, लेकिन यदि हम इसको देखें आपके एग्जिट पोल को, और एनसी यदि यहाँ पर 10-11 सीटों पर आती है तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और एनसी और कांग्रेस मिलकर एक बड़ा वो बन सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना मुझे लग रही है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु जो है विधानसभा बने, और कौन राष्ट्रहित में किसके साथ जाएगा, राष्ट्रहित बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैडम। चलिए, हंग असेंबली का भी जिक्र विजय जी आपने कर ही दिया है। प्रेम कुमार जी, आपका मैं रिएक्शन जानना चाहती हूँ। जो ये रिजल्ट्स अभी एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं जम्मू में, जम्मू की बात की जाए तो 25 से 28 सीटें भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। कितना इम्पैक्टफुल रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू में 27 से 31 जो है ना, ये मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बीजेपी का। पिछली बार 24 था, अभी परिसीमन में सीटें भी बढ़ी हैं, मान लीजिए 27 होता है, लेकिन 31 होता है तो बिल्कुल डिफरेंट सीन हो जाता है, और 27 रहता है तो थोड़ा सा एक अलग सीन बनता है। तो ये फर्क है। प्रेम जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। आपके पास कुछ आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं, वो आंकड़े हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये इंडिया डेली का महा एग्जिट पोल के आंकड़े जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बीजेपी 27 से 31 जो है सी वोटर्स उनके पक्ष में यहाँ पर इतने जो आंकड़े हैं वो आते दिख रहे हैं। वहीं एनसी की बात करें तो 11 से 15 यहाँ पर जो सी वोटर्स की तरफ से जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि तकरीबन इतने वोट जो है उनके खाते में जा सकते हैं। पीडीपी की अगर बात कर ले तो 2 पर यहाँ पर पीडीपी सिमट करके रह रही है। अभी तक जो आंकलन लगाए जा रहे हैं, जो सर्वे किया गया है, उसके आधार पर ये पूरे आंकड़े, और कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये सी वोटर्स के जो आंकड़े हैं हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इंडिया डेली का ये महा एग्जिट पोल जो है वो सामने, और सीधे मैं यहाँ पर राहुल जी का रुख करूंगी। राहुल जी, जिस तरह से हम आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, बीजेपी थोड़ी आगे चल रही है, नंबर्स जो दिख रहे हैं 27 से 31 के करीब, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, मुझे पूरा नहीं लगता है ये अभी जो एग्जिट पोल है ना आपका, पूरा मुझे लग नहीं रहा है कि आया है, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली अभी तक हम बात कर रहे हैं कि जम्मू रीजन की हमने बात की है, हमने कश्मीर रीजन की उतनी बात भी नहीं की है। तो कश्मीर में एनसी और कांग्रेस जो है वो कितनी सीटें लेके जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी 25 पे थी, कांग्रेस 12 पे थी, पीडीपी 28 पे थी, और जो एनसी 15 पे थी। तो अभी जो अगर आप ओवरऑल सीटें भी देखेंगे तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आंकड़े आने होंगे। राहुल जी, क्या आपको लगता है ये जो अलायंस हुआ है, एंड मोमेंट पर आकर अलायंस हुआ था, बहुत रसाकशी भी इसमें देखने को मिली थी। अब्दुल्ला साहब की पार्टी की बात की जाए, राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने तो पूरी बागडोर एनसी के हाथ में सौंप दी थी। क्या आपको लगता है, क्योंकि कश्मीर का डायनामिक्स अलग है, कश्मीर के मुद्दे अलग है, कश्मीर की वोटिंग जनता भी अलग है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में कोई एज, क्योंकि 11 से 15 सीटें जम्मू रीजन से एनसी को भी दिखाई जा रही है, कोई एज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है? देखिए, लोकसभा चुनावों से तो ऐसा लगता है, क्योंकि एनसी ने 2 सीटें वहां पे जीती थी और एक इंडिपेंडेंट राशिद जो है मंजीने और उनके पास थी। तो उस तरह से तो ये दिखाई देता है कि कश्मीर वैली में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें उनको फ़ायदा होगा, उनको बेहतर सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी को वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है।
जी प्रेम जी का यहाँ पर रुक करेंगे। प्रेम जी, पहले तो आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा जो आप कह रहे थे, मुझे माफ कीजिएगा वहां आपको रोकना पड़ा था, आंकड़े सामने आ गए थे। इसी के साथ जो अभी आंकड़े हमने दिखाए हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला, शुरुआती दौर है, अभी अभी और भी आंकड़े आने बाकी हैं, जिसके बाद ही हम एक अंदाज लगा सकेंगे कि क्या कुछ नतीजे जो है वो 8 तारीख को रहने वाले। लेकिन उससे पहले आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? जी, हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए बीजेपी को अपर सीट मिलती है 31 जम्मू रीजन से, तो फिर जम्मू में बच जाती है 12 सीटें, और उसमें भी अगर 12 न हो के 10 हो 11 हो तो कांग्रेस और एनसी के पास भी इतनी सीटें, और उसके बाद सरकार बनाने के लिए क्या उतनी सीटें कश्मीर से मिलेंगी, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मतलब है बीजेपी से बेहतर परफॉर्मेंस, 31 से ज्यादा परफॉर्मेंस कश्मीर से लेके आना पड़ेगा एनसी को और कांग्रेस को। तो वहां ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चूंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है, यानी फिर त्रिशंकु की स्थिति बन जाएगी अगर ये अपर लिमिट लेते हैं। लेकिन अगर लोअर लिमिट लेते हैं तो वो त्रिशंकु की आशंका खत्म हो जाती है, फिर लगता है कि कांग्रेस एनसी की सरकार बन जाती है। ये इस लिमिट में बहुत बड़ा, ये 4 का जो फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अनिरुद्ध जी, आपका भी रिएक्शन में लेना चाहूंगी। क्या लगता है आपको? हरियाणा को लेकर तो आप आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी भी आश्वस्त है, लेकिन जो ये एग्जिट पोल के शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां पर जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, आपका क्या एनालिसिस कश्मीर को लेकर है? क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने वाली है? क्या हंग असेंबली पे आपका क्या रिएक्शन है, जैसे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस पैनल में बोल रहे हैं? देखिए, हंग असेंबली पे तो हमारे जो विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रेम जी हैं, बड़े भाई हैं, यही लोग बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां लीड गवर्नमेंट बना रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कमबैक कर रही है हरियाणा के अंदर एक अच्छी मेजोरिटी के साथ में। 8 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख में 12 बजे तक बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी सरकार दोनों जगह आ रही है। जी, हम आपके पास अनिरुद्ध जी वापस लौटेंगे। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स का जो पूरा डाटा है वो सामने आ चुका है। गुलिस्तान न्यूज, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर को लेकर के वो हम यहाँ पर जम्मू के क्या आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें कि गुलिस्तान न्यूज जो है वो जम्मू से ही ऑपरेट करता है, वहां पर कई सारे इनके रिपोर्टर्स भी हैं। उनके अकॉर्डिंग भाजपा को जम्मू से 28 से 30 सीट एग्जिट पोल में मिलती, पूरे जम्मू कश्मीर का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं गुलिस्तान न्यूज सोर्स से। पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से लेकर 30 सीटें एनसी को मिलती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के हिसाब से कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है, और वहीं आपने देखा पीडीपी को सिर्फ 5 से 7 मिलने के यहां पर कयास गुलिस्तान न्यूज की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जम्मू में बेस्ड आउट है, बड़ा नेटवर्क है इनका। बाकी पार्टियों की बात की जाए तो 8 से 16 सीटें एग्जिट पोल में गुलिस्तान न्यूज देता हुआ नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर पूरे दोनों, अगर की बात की जाए टोटल जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर क्या समीकरण बन सकते हैं 8 तारीख को, एक उसका चैप्टर आप यहां पर देख सकते हैं। राहुल जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जैसा कि विजय त्रिवेदी जी और प्रेम कुमार जी इस बात पर जोर दे रहे थे, वही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि जम्मू में मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। अगर वो 30-31 सीटें भी जम्मू रीजन से ले आती है तो भी उसे एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखा है, ना ही पीडीपी ना ही एनसी कोई अलायंस के विरुद्ध रहते हैं। वो अगर ऐसा ज़रूरत पड़ी कि बीजेपी के साथ मिलके एनसी को या फिर पीडीपी को कोई अलायंस करना पड़ा तो वो आगे बढ़ के कर लेते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनावों के बाद किस तरह की स्थिति बनती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस और एनसी ये मिलके अच्छा वो करते हैं तो ये भी ऐसा बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि एनसी और पीडीपी, हम देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के साथ जा नहीं सकता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ चली जाती हैं और वहाँ पर सरकार बना लेती हैं। तो देखना होगा कि अगर किस तरह की सीटें जो हैं, अगर इस तरह का भी जो आंकड़ा हमारे को दिखाई दे रहा है जिसमें एनसी 28 से 30 है, कांग्रेस 3 से 6 है और पीडीपी 5 से 7 है, ये मिलके भी सरकार वहां पे गठन हो सकता है। राहुल जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या आपको लगता है, क्या व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन कि पीडीपी और एनसी और कांग्रेस, क्योंकि एनसी कांग्रेस तो पहले से ही साथ में है, तो पीडीपी इनके साथ आ जाएगी, या फिर बीजेपी का अलायंस एनसी या फिर पीडीपी से हो सकता है? क्या ज्यादा आपको क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? सीटों पे सब कुछ डिपेंड करता है, किसकी कितनी सीटें आई हैं। कोई ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं है कि वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है वो दिल्ली में अलायंस किया था, लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं था, बाकी जगह नहीं था। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वहाँ पे सीटें आती हैं, और सीटों के आधार पे ही पार्टियां तय करती हैं कि उन्हें सत्ता में आने के लिए किसके साथ अलायंस करना है। देखिए, राजनीति संभवताओं का खेल है और क्या संभवताएं बनती है विजय त्रिवेदी जी, ये देखना दिलचस्प होगा। और आपकी बात को आगे ले जाते हुए गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से जो नेटवर्क सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें हंग असेंबली ही नजर आ रही है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में अगर यही चीज नतीजों में तब्दील होते हैं 8 तारीख को, तो क्या लाइकली सिचुएशन हो सकती है? कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है? राहुल जी ने कहा कि, और उसको मैंने कहा, राष्ट्र बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आती दिखती है, उसके बाद एनसी होगी या उन दोनों में से कोई एक होगी। विजय जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। प्रेम कुमार जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। सी वोटर का आपने देखा एनालिसिस, गुलिस्तान न्यूज का एनालिसिस देखा। अगर गुलिस्तान न्यूज का ये जो एनालिसिस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो क्या सिचुएशंस बन सकती है? आपको क्या लगता है कौन सी 2 पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना सकती हैं? क्या पीडीपी एनसी में गठबंधन हो सकता है? देखिए, पहली बात है कि ये एग्जिट पोल पर ना, ये जो आमतौर पर एग्जिट पोल प्रो बीजेपी रिजल्ट देती है, इन जनरल है, एकदम क्लियर कट है। इसलिए आप देखिए, एग्जिट पोल दिखाने में सबसे पहले जम्मू कश्मीर चुना गया, हरियाणा नहीं। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू चुना गया ताकि एक परसेप्शन बिल्डअप कर सके। ये पूरा एक एग्जिट पोल वालों का एक ये रहता है। तो उसमें ये नतीजे होंगे नहीं, ये बात तो तय है। पिछले एग्जिट पोल्स भी आप देख लीजिए, हरियाणा का ही देख लीजिए, किसी ने भी बीजेपी को 45 से कम सीटें नहीं दी थी पिछले 2019 में, किसी ने भी, एक को छोड़कर। अब उस एक का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे तो वो तो रोने लगा था किसी और एग्जिट पोल पर, तो उस एक का हम एग्जिट नहीं करेंगे। सारे एग्जिट पोल इसी तरीके से दिखाए जाते हैं। तो चूंकि आज एग्जिट पोल का दिन है तो हम उस आंकड़े को मान करके बात करते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि जो स्ट्रेंथ बीजेपी की जम्मू से दिख रही है वही स्ट्रेंथ एनसी और कांग्रेस की कश्मीर से दिख रही है, और थोड़ी सी कम हो सकती है। और वो रेंज में मैंने पहले बताया डिपेंड कर रहा है। और इसमें अगर एक बेनिफिट ये है कि प्रेम जी आपके पास आएंगे, प्रेम जी आपके पास आएंगे। हरियाणा के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं और बहुत बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जो आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं, मेट्राइज के जो सर्वे है उसमें आए, उसमें आप देखिए 55 से 62 सीट जो है हरियाणा में कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। यहां पे एक बहुत बड़ी खबर, बीजेपी को 18 से 24 सीट मिलने की संभावना है, अन्य को 5 से 14 सीट मिलने का अनुमान ये लगाया जा रहा है। ये जो एग्जिट पोल के सर्वे है मेट्राइज के, इसमें आप देखिए किस तरीके से हरियाणा में परिवर्तन। और यहाँ पे देखिए कंचन, जो लगातार चर्चा भी हो रही थी, जैसा कि विजय सर बता भी रहे थे कि वहां के माहौल जो है वो कांग्रेस के फेवर में बनता नजर आ रहा था। अब ये जो शुरुआती आंकड़े ये इशारा उसी तरफ कर रहे हैं। त्रिवेदी जी तो शुरू से कह रहे थे कि इस बार के चुनाव पे चर्चा ये होनी चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस को कितनी सीटों के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। त्रिवेदी जी, आपका ही पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी, मैं उन पर आऊंगी, लेकिन आप ये आंकड़े देखिए और समझिए। अंजनी, बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर लगातार अनुमान भी लगाया जा रहा था। बीजेपी 18 से 24 हैट्रिक का दावा कर रहे थे, लेकिन 18 से 24 कांग्रेस यहां पे बढ़त बढ़ाई 55 से 62 ये आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल के। जेजेपी जो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका थे, शून्य पे नजर आ रहे हैं यहां पे। इसके अलावा और लाइए इनोलो, ये भी शून्य। यानी जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की है, और यहां पर कांग्रेस एक तरफा लड़ाई लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी जो किंग मेकर की बात कर रहे थे वो भी जीरो में। राहुल सर, यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए गए थे, चाहे आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई हम किंग मेकर रहेंगे, बीजेपी कह रहे थे हम हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह से कांग्रेस के फेवर में ये आंकड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं यहाँ परिवर्तन है। देखिए, एग्जिट पोल है, ये संभावना बन सकती है, क्योंकि बार बार जो ग्राउंड पे भी बातें हो रही हैं वो ये बात हो रही है कि कांग्रेस के फेवर में कुछ ना कुछ हवा है। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन नतीजों से ऐसा नज़र नहीं आता कि बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा हाशिए पर है। तो देखना होगा कि ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कितने सटीक बैठते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा को हम कन्वर्ट कर दें विधानसभा सीटों में तो उस तरह से देखें तो 44 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी जो है लीड कर रही थी, और जो 42 सेगमेंट्स हैं उसमें कांग्रेस लीड कर रही थी। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस के उसके बाद कोई कंसोलिडेशन हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इलाके ज़्यादातर मुस्लिम इलाके, नूह का इलाका है या फिर जो जाट डोमिनेटेड इलाके हैं,
या ये भी कह सकते हैं जो इलाके जो जहाँ पे दलित डोमिनेशन है वहाँ पर भी जो कांग्रेस है उसको फायदा होता हमारे को दिखाई जरूर दे रहा था ग्राउंड पे। लेकिन क्या इतना ज्यादा पलटेगा चुनाव के बीजेपी एक तरफा चुनाव, जैसे एग्जिट पोल इनका दिखा रहा है कि एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है स्वीप कर रही है और बीजेपी जो है वो बहुत कम सीटों से आगे आ रही है, तो ये बात देखने वाली होगी। जहां तक जेजेपी की बात है, ये बात साफ थी कि वहां पर जेजेपी के खिलाफ माहौल था, क्योंकि पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोटों की मांग की थी और उसके कारण उन्हें 10 सीटों का फायदा हुआ था। और उसके बाद ये नाराजगी जरूर थी कि जेजेपी क्योंकि बीजेपी के साथ चली गई थी जो सरकार बनाने के लिए, तो वो जरूर ऐसा लग रहा था कि जेजेपी को नुकसान होगा। एनएलडी नेचुरली वहां पर कोई ऐसा माना नहीं जा रहा था कि एनएलडी को कोई फायदा होगा। एक आध सीट की बात की जा रही थी, वो भी शायद मिले या ना मिले। जहां तक आपकी बात है, ये बात जरूर है कि ये बात हो रही थी कि अगर कांग्रेस और जो बीजेपी है उससे लोगों का मन कहीं ना कहीं हटा तो वो फायदा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, दोनों का स्वागत है। ऋषभ तिवारी जी, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपका पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। मैडम, पहला रिएक्शन तो ये है कि हम आपके द्वारा जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल है उसमें आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कांग्रेस मीडिया है, बेशक नहीं कहेंगे। आप लोगों का मेहनत होता है, आप लोगों का रिसर्च होता है और उस रिसर्च का हम सम्मान करते हैं। हम कोई गोदी मीडिया वाले आरोप लगाने वाले लोग नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के भी एग्जिट पोल हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन हम वहां सरकार बना के आए। और 2024 में लोकसभा के एग्जिट पोल में हमें बहुत बहुमत दिखाया जा रहा था, लेकिन हम बहुमत से पीछे रहे। तो एग्जिट पोल वैरी भी करता है, और चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। ऋषभ भाई अभी थोड़ी देर पहले ऋषभ अभी थोड़ी देर पहले हमने जम्मू रीजन का दिखाया था जिसमें आपको 27-31 सीट मिल रही थी। उस वक्त आपके साथी बहुत उत्साही थे। अभी हरियाणा का सर्वे मैट्रिक्स का आया है, उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस को 50 से 56 और बीजेपी को 18 से 22 तक मिलने की संभावना है। तो आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गए। आप कुछ कहे तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम संस्था पे सवाल खड़ा नहीं करते हैं। संविधान किस रूप से बचाया जाता है हमें बेहतर पता है। हाँ। केवल हाथ में संविधान लहराने से बचाया नहीं जाता। दूसरी बात, हमें पूरा विश्वास है सर, जिस रूप से हमने काम किया है, जिस रूप से 24/7 365 दिन भाजपा की संगठन राष्ट्र हित के लिए काम करती है, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पे, बूथ स्तर के संयोजकों पे, पन्ना प्रमुखों के मेहनतों पे और महत्वपूर्ण अंत्योदय मूल्य मत से काम करने वाले हमारी योजनाओं पे हमें भरोसा है कि हम पुनः हरियाणा में सरकार बनाएंगे और जम्मू में भी हम सरकार बनाएंगे। जहां तक आंकड़े की बात है, नाराजगी की बात है, बेशक जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत नाराजगी हर किसी में भी होती है। घर में भी 5 सदस्य होंगे तो कोई ना कोई कभी आपसे नाराज होगा, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाता, इस घर को तोड़ता नहीं। जनता हमारे लिए परिवार है, कोई परिवार से हम पार्टी नहीं चलाते, जनता को परिवार समझ के पार्टी चलाते हैं। तो इस रूप से हमें पता है कि हम सत्ता में आने वाले हैं। ठीक है अभिषेक तिवारी जी, मुझे तो ये लग रहा है अंजलि जी कि आज अगर कोई एग्जिट पोल को सही मानेगा हरियाणा में तो वो कांग्रेस ही मानेगी। लेकिन मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी अभिषेक तिवारी जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अलग अलग जगह से, मैट्रिक्स की बात की जाए या सी वोटर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के अलग है अपने आंकड़े, हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी बहुत सारे एग्जिट पोल हैं जहां पे आम आदमी पार्टी अच्छे फिटे लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही थी और जिस तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया वो काबिले तारीफ है। एक बात तो तय है, सरकार किसी की भी बने, हरियाणा विधानसभा की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथों में रहने वाली है। और जो अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां हरियाणा की जनता से वादा किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, वो 5 गारंटी, एक गारंटी हम पूरा कराएंगे और हरियाणा की जनता को हम इसका एक तोहफा के रूप में देने का कार्य करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो महिला हो, हर किसी को धोखा देने का कार्य, हर किसी को ठगने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्होंने 10 सालों में वादा किया था हरियाणा की जनता से, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना तो अपने कामों के नाम पे उन्होंने वोट मांगा। पूरे चुनाव के दरमियान आप देख सकते हैं। ठीक, अभिषेक तो आपके पास आएंगे। अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, अभी जो हरियाणा का एग्जिट पोल मैट्रिक्स का आया उसमें यह है कि परिवर्तन नजर आ रहा है।
कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनती नजर है और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी जो सत्ता की चाबी की बात आम आदमी पार्टी या जेजेपी कर रही है, इन लोगों को शून्य सीट दिखाया जा रहा है। बात जमीनी करता हूं जी। मैं आज हरियाणा की कई जगह पे घूम रहा था और मैं गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। मैं सोचा कि यहां पर तो होना चाहिए और वहां पर स्थिति जो थी वहां पर ये हालत थी और उसी के सामने जो कांग्रेस का वो था स्टॉल था उसमें ये हालत थी और ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ की बात है। तो मैं ये उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं कि इस तरह से जैसे हम लोग वानगी देखते हैं तो उस वानगी में जो आपका एग्जिट पोल है जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे काफी हद तक सच्चाई के नजदीक दिखाई देता है, क्योंकि जितने लोगों से बात की, जिस तरीके से बातें निकल के आ रही थी, वो सब बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाती हुई नजर आ रही है। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख को बताएगा, लेकिन जो दिखाई दिया उसके मुताबिक तो यही दिख रहा था। तो इसलिए मुझे एग्जिट पोल पे कोई बहुत बड़ा, मैं भी नहीं कहता हूं कि हर बार सही होता है। मैं भी तमाम चैनल्स में चीफ एडिटर रहा और मैंने भी देखा है तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी चीज कह सकता हूं कि आज जो देखने को हरियाणा में मिला है, और ये एक जगह नहीं, मैं ज्यादातर उन सीटों पे गया जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई देती थी, वहां पर हालत उतनी अच्छी नहीं थी जो पिछले 2019 के चुनाव में थी, 2014 में थी, और वो दोनों चुनाव मैंने कवर किए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह चुनाव बदलाव। अच्छा जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे कि ऐसा, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय से आपने देखा हरियाणा के चुनाव का कवरेज किया है, आज आप फोटो भी लेकर आए हैं और आपको इस बात पर हैरानी भी नहीं हो रही है जो हरियाणा के एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है, अगर 8 तारीख को भी यही नतीजे सामने, यही जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो वजह रही है जो इतने मेजर डिफरेंस से वहां पर भाजपा निकलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं जब लोगों से इसको लेकर के बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो 2-3 चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। वो ऐसे तो पूरे देश में है, महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी समस्याएं पूरे देश में हैं और कहीं इसको लेके नहीं बात करें। मैं बात करता हूं हरियाणा में स्पेसिफिक। हरियाणा में किसानी का एक मुद्दा था, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। मोदी जी इसके लिए बार बार कहते हैं कि वो 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। हरियाणा को आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए जाके, 24 फसलें ही नहीं होती हैं। तो किसान खुद इसको लेकर के वो कहते हैं कि ये क्या बता रहे हैं कि हमने किसान को इतना दे दिया। किसान प्रोटेस्ट कहां कर रहा था? हरियाणा में कर रहा था। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर के इतना ज्यादा नाराजगी है लोगों की कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहती थी ना खर्ची से ना पर्ची से, लेकिन यहां तो सीधे सीधे रिश्वत से काम चला है और यह बात अब कॉमन है। यह एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा बेटियों की सुरक्षा का है। यहां पर रेप बड़ा मुद्दा है और रेप के अलावा लड़कियों के यौन शोषण का मुद्दा है जिसमें पहलवान भी शामिल है। तो इस तरह से यह एक बड़ा है। ये महिलाओं को, ठीक है अजय जी आपके पास आएंगे, राहुल फारूक जी के पास चलेंगे, जम्मू को समझे। लेकिन हरियाणा पे एक सवाल राहुल सर आपसे। अभी राहुल गांधी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की है, जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो इस बात को सही माना जाए कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की थी? जेजेपी, इनेलो, आप, चाहे आजाद समाजवादी पार्टी, इन लोगों का यहाँ पे अब कुछ रहा नहीं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये तो बात सही है कि अगर आप लोकसभा चुनाव भी देखें तो जेजेपी को 0.87% वोट मिले थे। तो ये बात तो सही है कि ज़्यादा आधार नहीं था, लेकिन जेजेपी आज़ाद पार्टी के साथ मैदान में थी और जो है आईएनएलडी बीएसपी के साथ मैदान में थी। तो अगर उस तरह से देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई बीजेपी के वोट नहीं काटते, वो बीजेपी के भी वोट काटते उस तरह से। तो ये बात अलग है। लेकिन जो माहौल इस वक्त हरियाणा में है, जैसा कि हम सब अभी भी चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर एक कंसोलिडेशन ऑफ कुछ मतलब जातियों का कंसोलिडेशन है। जाट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं और एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट वहाँ पे दिखाई देता है।
कुछ जो है जो आप 36 बिरादरी वहाँ पे बोलते हैं, ओबीसी वोट बोलते हैं, उसमें से भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। जहाँ दलित वोट की बात करते हैं, दलित वोट का एक चंक कांग्रेस की तरफ दिखाई देता है। जहाँ पे आप अल्पसंख्यक वोट करते हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थिति जो है वहाँ पे मजबूत दिखाई देती है, और ये अलग अलग सीटों पे जब आप जाके देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि कांग्रेस की स्थिति जो है लोकसभा चुनावों के बाद और थोड़ी मजबूत हुई है। जो कांग्रेस का मुश्किल है वो ये है आपसी जो मतभेद वहाँ पर हैं, चाहे हुडा और शैलजा के बीच में है, रणदीप सुरजेवाला के बीच में है, ये जो आपसी मतभेद हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने ये ज़रूर कोशिश की थी कि एक साथ उनको लेके आए, लेकिन फिर भी ये लोग जिस तरह के बयान दे रहे थे वो साफ दिखाई दे रहा था कि आपस में कोई मन मिलानी हुआ है, मन मुटाव है बहुत जबरदस्त। उसके बाद भी कुमारी शैलजा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई, एंड डे तक वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई। उसमें उनमें मतलब आत्मविश्वास था कि अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही थी राहुल गांधी। और वो जब एक साथ कई लंबे समय तक जब वो रैलियों में नहीं आई थी तो सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जब एक सरकार 5 साल 10 साल हो जाती है तो वोटर की जो साइकी है वो बदलाव चाहती है, वो परिवर्तन चाहती है, वो तब ये नहीं देखती है कि सरकार किसकी रही है। हाँ, विकास के कार्यों को जरूर देखा जाता है, लेकिन परिवर्तन नियति का खेल जैसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने तो ये भी देखा कि वामपंथी लोगों की सरकारें सालों साल चली हैं। ये हम जो है मोदी जी की सरकार तीसरे टर्म में है, ये कहना आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार देख लीजिए वो किस तरह से बार बार रिपीट हुई है। तो ये मुझे लगता है कि कितनी अच्छी डिलीवरी है, कितना अच्छा काम किसी पार्टी ने किया है, उस काम को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया है और ग्राउंड लेवल पे क्या वो काम दिख रहा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ जो है नेता पीडीपी के, एक बार फिर से मैं पिछला टीम से कहूँगा जरा जम्मू के और वो कश्मीर के वो आंकड़े लाएं तो हम उनसे थोड़ा बात करें। फारूक इनकलाबी साहब, जो जम्मू क्षेत्र की बात सामने है, जो अभी शुरुआती आंकड़े आए हैं सी वोटर्स की तरफ से, 43 सीटें जो इस बार जम्मू में जो जिसमें 6 बढ़ाई भी गई थी बीजेपी को, 27-31 पीडीपी, यानी आपको सिर्फ 2 सीटों को यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस 0 है और एनसी को 11 से 15 के बीच है। ये अभी जम्मू क्षेत्र की बात है, कश्मीर वाली बात बताऊंगा, लेकिन जम्मू क्षेत्र में जो ये आंकड़े आए इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं ये जो एग्जिट पोल है जम्मू प्रोविंस के लिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में बीजेपी के खिलाफ जो है वो सख्त रिजेंटमेंट थी लोगों में कि इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ ये वादे किए थे कि हम जम्मू को जो है अलग स्टेट का दर्जा दिलवाएंगे और उल्टा हमें यहाँ पे हमारी स्टेट का दर्जा छीन के हमें यूटी बना दिया। जम्मू में दरबार मूव से जम्मू जो प्रोविंस है, खास करके जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बिजनेस इतना अच्छा होता था दरबार मूव की वजह से, और जब से इन्होंने दरबार मूव को